18 अक्टूबर के लिए हमारे पास 2 एडिटोरियल हैं। पहला एडिटोरियल है भारत, भारत की फॉरेन पॉलिसी और ये जो ट्रंप साहब हैं, इनके बड़बोलेपन के बारे में। और दूसरा एडिटोरियल है वेनेजुएला के बारे में। वहाँ पर भी समस्या के पीछे ये ट्रंप साहब ही खड़े हुए हैं। देखते हैं क्या-क्या बातें हैं। तो ये जो राष्ट्रपति ट्रंप साहब हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, यहाँ पर इन्होंने एक विवादित बयान दिया है और उन्होंने कहा है, उन्होंने दावा किया है कि अब भारत रूस से तेल आयात को रोक देगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी द्वारा यह कथित आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा है कि भारत रूस से तेल का आयात रोक देगा। आपको याद होगा कि भारत रूस से बड़े पैमाने पर ऑयल का इंपोर्ट कर रहा है। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं हुआ था, उसके पहले भारत रूस से लगभग 2 से 3% अपनी कुल ज़रूरत का ऑयल इंपोर्ट करता था। लेकिन आज की तारीख में लगभग 38 से 40% इंपोर्ट हमारी ज़रूरत का ऑयल हम रूस से लेते हैं, सस्ते में लेते हैं। और एक बार तो यह स्थिति भी हो गई है कि हम रूस से लेते हैं सस्ता तेल, यहाँ पर हमारी रिफाइनरीज़ में रिफाइन करते हैं और यूरोप को बेच देते हैं। तो ये जो स्थिति है, इसमें भारत अपने राष्ट्रीय हितों को देखकर चल रहा है। भारत को सस्ता तेल चाहिए, सस्ती एनर्जी चाहिए। अमेरिका की हमेशा से टेंडेंसी रही है कि दुनिया भर में जहाँ भी सस्ता तेल मिलेगा, जहाँ भी सस्ते रिसोर्सेज़ मिलेंगे, उनका उपयोग अमेरिका की आर्थिक समृद्धि के लिए अमेरिका करता रहा है। अब भारत भी इसी तरह से अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए रूस से तेल आयात कर रहा है और तेल बेच रहा है कहाँ पर? यूरोप की कंट्रीज़ में या कहीं भी जहाँ पर भी इस तरह की डिमांड होती है। अब इससे समस्या है ट्रंप साहब को। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि तेल खरीदना बंद कर दो और इसके लिए टैरिफ भी लगे हैं भारत के ऊपर। 25-25 करके 2 बार में कुल 50% का टैरिफ लगा हुआ है भारत के ऊपर, ताकि भारत रूस से तेल आयात बंद करे, बदले में जो पैसा देता है वो बंद करे। ये कहते हैं कि जो रूस है, यहाँ से जो फ़ायदा मिल रहा है उसका यूज़ वॉर में कर रहा है, यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है। तो भारत को ऑयल इंपोर्ट बंद करना चाहिए रूस से, ऐसा कहना है इनका। और आप दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया है कि रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। और इससे पहले इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था। इन्होंने कहा था कि उन्होंने ही ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया है, ऑपरेशन को ये युद्ध को ख़त्म करवाया है, दोनों देशों के ऊपर दबाव डाला है, भारत के ऊपर खासकर दबाव डाला है और भारत ने युद्ध विराम के लिए राज़ी हुआ है, भारत ने युद्ध को रोक दिया है। और इन्होंने ही सबसे पहले ट्वीट भी किया था। अब समस्या क्या है इस पूरी घटनाक्रम में, इस पूरी सिचुएशन में, एक तो भारत के ऊपर दबाव बढ़ता है क्योंकि भारत एक संप्रभु देश है, हमारे डिसीज़न हमें खुद को लेने हैं। और यदि हमारे डिसीज़न कोई और लेता है, तो ऐसे में हमारी सरकार के ऊपर देश के अंदर भी दबाव डलता है, देश के बाहर भी हमारी छवि खराब होती है, खासकर देश में जो अंदरूनी राजनीति है, वहाँ पर भी दबाव डलता है और भारत की संप्रभुता कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती है। और चूँकि भारत एक संप्रभु देश है, इसलिए भारत को अपने डिसीज़न खुद लेने हैं और इस तरह से यदि भारत के सहमति के बिना इस तरह के बयान यदि कोई देता है, तो इस तरह के बयान गैर ज़िम्मेदाराना हैं। सबसे बड़े देश के, सबसे लोकतांत्रिक देश के, सबसे ज़्यादा समृद्धशाली देश के यदि राष्ट्रपति इस तरह की बातें करते हैं, तो ये कहीं न कहीं भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कहते हैं कि भाई साहब, हमें कोई जानकारी नहीं है कि इस तरह की कोई बात हुई है। हालाँकि यहाँ पर क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि उन्होंने साफ तौर पर न तो स्वीकार किया है और न ही इस दावे को खंडित किया है। अब इस तरह से ये जो प्रतिक्रिया दी है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने, ये थोड़ी-सी चिंता की बात है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी खुले तौर पर इस तरह की आपत्ति नहीं जताई गई, इस तरह के बयान को खंडित नहीं किया गया। तो ये समस्या तो है कि भाई साहब इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हो? इस सिचुएशन को इस तरह से समझा जा सकता है कि मान लीजिए ताऊ जी आकर कहते हैं कि बेटा, तुमको एक लड़की से शादी करनी है, मैंने देख ली है, अच्छी है, लेकिन लड़के को एक दूसरी लड़की पसंद है। अब यहाँ पर लड़का फँस गया है, न तो ताऊ जी की बात को टाल सकता है, न अपनी पसंद से शादी कर सकता है, करे तो करे क्या? अब ऐसी स्थिति में भारत पूरी तरह से अमेरिका से दुश्मनी भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि राष्ट्रीय हित तो सभी जगह जुड़े हुए हैं, फ़ायदा सभी जगह जुड़ा हुआ है। भारत को अमेरिका से भी ट्रेड डील करनी है और ऊपर से ट्रंप इस तरह से व्यवहार करते हैं जैसे या तो हमारे साथ या हमारे विरुद्ध। तो इस तरह की स्थिति में भारत को अपने हितों को साध कर चलना है, दुश्मनी किसी से नहीं करनी है, सभी से अच्छे संबंध भी बनाने हैं, लेकिन अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखना है और अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखने के लिए अपने हिसाब से काम कर रहा है। चीन से भी संबंध है आज की तारीख में, रूस से भी हैं और यूएसए से भी हैं। क्योंकि भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं, उनमें पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा खटास हो गई है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हैं
और जैसे भविष्य में द्विपक्षीय व्यापार नीति भी करनी है, क्योंकि 50% का टैरिफ लगा है भारत के ऊपर, और इस 50% के टैरिफ का भारत को नुकसान ज़रूर हुआ है, क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट है प्रभावित हुआ है। हमारे कुल एक्सपोर्ट का 20% एक ही देश को जाता था, और वो था यूएसए, और यूएसए से भारत सरप्लस कमा रहा था, फ़ायदा कमा रहा था, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इम्पोर्ट कम है यूएसए के मामले में। और दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि भारत को ही यूएसए की ज़रूरत है, यूएसए को भी चीन को संतुलित करने में भारत की ज़रूरत है, क्योंकि चीन के खिलाफ एक दोस्त चाहिए साउथ एशिया में यूएसए को भी। और यदि यूएसए भारत से दुश्मनी करता है या भारत से इस तरह के व्यवहार करता है, तो कहीं न कहीं चीन के मुकाबले थोड़ी-सी कमज़ोर स्थिति में पहुँचेगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के विदेश मंत्री ने चीन की यात्राएँ भी की है, और वहाँ पर दोनों देशों के संबंध कई दिनों के बाद, अभी कुछ दिनों पहले सामान्य हुए हैं। जब गलवान में घटनाएँ हुई थी, उसके बाद अभी दोनों देशों में एक बार फिर से बातचीत हुई है। तो अमेरिका को चीन के खिलाफ भारत की आवश्यकता है, और भारत को अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने राष्ट्रीय हितों के लिए अमेरिका की भी ज़रूरत है। मतलब दोनों देश एक दूसरे का फ़ायदा कर सकते हैं, क्योंकि विदेश नीति में ओनली इंटरेस्ट इज़ परमानेंट की नीति चलती है। अब इनका ये जो व्यवहार है, ये जो चंचल और अनिश्चित स्वभाव वाला व्यवहार है, तो भारतीय कूटनीतिज्ञों के लिए, मतलब भारतीय डिप्लोमेट्स के लिए, राजनेताओं के लिए, सरकार के लिए, सरकार में बैठे लोगों के लिए असहजता पैदा करता है। इनके जो बयान हैं, उनका जवाब देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एडिटोरियल यही कहता है कि भाई साहब, भारत की सरकार है, उन्हें किसी भी स्थिति का एकदम साफ-साफ जवाब देना चाहिए, पूरी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि भारत भी एक उभरती हुई शक्ति है, एक वैश्विक शक्ति है, उभरती हुई शक्ति है, और किसी भी दबाव के बिना भारत को अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। मतलब अस्पष्टता नहीं रखनी चाहिए, बल्कि नैतिक स्पष्टता के साथ अपनी बात कहनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना पक्ष भी रखना चाहिए। तो इस एडिटोरियल में बस इतनी बातें थी। दूसरा एडिटोरियल है वेनेजुएला, और वेनेजुएला के खिलाफ यूएस जो कार्रवाई कर रहा है उसके बारे में। अब समस्या क्या है कि यूएस यहाँ पर है, और यूएस के पास में ही है यहाँ पर वेनेजुएला, और बीच में है ये कैरेबियन सागर, कैरेबियन सी। अब यूएस के प्रेसिडेंट ने यहाँ पर सीआईए को कुछ गुप्त अभियान चलाने की अनुमति दी है। साथ में ही यहाँ पर कुछ युद्धपोत भी तैनात हैं, कई सारे सैनिक, हज़ारों सैनिक तैनात हैं। अब समस्या शुरू कहाँ से होती है? इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये जो वेनेजुएला है, तो वेनेजुएला में संकट क्या है? वेनेजुएला से यूएस को चाहिए क्या? यूएस क्यों वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है? तो फिलहाल जो कार्रवाई की जा रही है, उसका कारण बताया जा रहा है। एक तो कारण बताया जा रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं, निकोलस मादुरो, ये तानाशाह हैं, एक कारण। और यहाँ पर लोकतंत्र खत्म हो चुका है, और यूएस यहाँ के जो विपक्ष के नेता हैं, मतलब निकोलस मादुरो के विपक्ष में जो नेता हैं, उनको समर्थन देता है। ऊपर से सबसे बड़ा आरोप जो लगा रहा है वो ये है कि वेनेजुएला से बड़ी मात्रा में शरणार्थी पलायन करके यूएस और मेक्सिको पहुंच रहे हैं, और उससे भी बड़ा आरोप ये है कि ये जो देश है वेनेजुएला, वेनेजुएला की सरकार अमेरिका में ड्रग्स तस्करी का रास्ता बन रही है, या फिर ड्रग तस्करों को समर्थन दे रही है, या फिर उसमें इन्वॉल्व है, और इससे अमेरिका को नुकसान होता है। अमेरिका में अस्थिरता पैदा होती है, अमेरिका में अपराध बढ़ते हैं, अमेरिका में ड्रग की समस्या बढ़ती है, और यूएस निकोलस मादुरो को नार्को टेररिस्ट बता रहे हैं। तो यूएस मेनली दो कारणों से वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। मतलब सामने से बोलने के लिए दो कारण क्या है? एक तो ड्रग, और दूसरा तानाशाही। अब समस्या क्या है कि यहाँ पर ये जो वेनेजुएला है, वहाँ से बहुत सारे लोग बड़ी मात्रा में पलायन करके कोलंबिया, पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, और ये जो ग्वाटेमाला और मेक्सिको होते हुए यूएस या फिर दूसरी कैरेबियन कंट्रीज़ में, या फिर ये मिडिल अमेरिका कंट्रीज़ में पलायन कर रहे हैं। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ है ड्रग। अब ये जो ड्रग्स है, इनकी तस्करी इस पूरे इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर ड्रग्स का धंधा होता है, ड्रग्स का कारोबार है। कहीं यहाँ पर गैंग चलती है, कहीं यहाँ पर ड्रग्स माफिया है, बहुत सारी वेब सीरीज़ भी है इनके ऊपर, आप ढूँढेंगे तो मिल जाएगी। ये जो पूरा कॉरिडोर है, यहाँ से ड्रग्स का धंधा होता है, और यूएस इसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है। कहने की बात तो ये है, लेकिन असली बात क्या है? असली बात है वेनेजुएला का तेल भंडार। वेनेजुएला के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल का भंडार है, लगभग 300 बिलियन बैरल।
वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। सबसे बड़ा तेल भंडार मतलब ईरान से भी ज़्यादा, सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा, बाकी दूसरी जितनी भी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है उनसे भी ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल अगर किसी के पास है तो वो है वेनेजुएला। इतना तेल होने के बाद भी मतलब तेल जब हम बात करते हैं तो मतलब पेट्रोलियम की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सऊदी अरब, ईरान, यूएई जैसी कंट्रीज़ बड़े पैमाने पर तेल का एक्सपोर्ट करती हैं। मतलब ईरान फिलहाल नहीं इतनी बड़ी मात्रा में कर रहा है, लेकिन बाकी सऊदी अरब ये जो कंट्रीज़ है बड़े पैमाने पर ऑयल का एक्सपोर्ट करती हैं और इससे मोटा पैसा कमाती हैं और इन कंट्रीज़ में डेवलपमेंट भी दिखाई देता है। लेकिन वेनेजुएला में इतनी गरीबी है, इतनी ज़्यादा बुरी स्थिति है, लोगों के पास खाने का पैसा नहीं है, लोगों के पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का पैसा नहीं है, महंगाई चरम स्तर पर है और तेल होने के बावजूद ये स्थिति है। वेनेजुएला पर है क्या कि अमेरिका ने सैंक्शन लगा कर रखे हैं। इसके कारण वेनेजुएला तेल बेच नहीं सकता। तेल बेचता नहीं है तो पैसा नहीं आता, पैसा नहीं आता तो गरीबी है। गरीबी है, सरकार इस गरीबी को मिटाने के लिए कोशिशें कर रही हैं, जिससे महंगाई बढ़ रही है, जिससे पलायन बढ़ रहा है और भी कई समस्याएँ हो रही है पूरे देश में। अब ये क्या समस्या है, क्या है वेनेजुएला संकट, इसको समझने से पहले हमें कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। और इनमें सबसे मतलब पूरी समस्या को समझने के लिए कुछ 1-2 बातें समझ लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि वेनेजुएला की समस्या आखिर है क्या? तो भाई साहब ये कहानी है एक किसान की। ये है किसान और ये गेहूँ उगाता है। खेती करता है, गेहूँ उगाता है और इसे बेचने के लिए शहर जाता है और व्यापारी को गेहूँ बेचता है, बदले में इसको मिलता है पैसा और ये फिर इस पैसे से अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद लेता है बाज़ार से। अब इसकी पूरी अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है? गेहूँ के ऊपर। अगर मान लो गेहूँ पैदा नहीं हो पाता, किसी भी कारण से अगर फसल खराब हो जाती है, भारी बारिश के कारण मान लीजिए अगर फसल खराब हो जाती है, तो इसकी पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती है। इसके पास सबसे बड़ा संकट खड़ा हो सकता है खाने का, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का, जीवन यापन करने का। तो एक बात तो यह है कि इसकी पूरी अर्थव्यवस्था एक चीज़ पर निर्भर है, गेहूँ के ऊपर और यदि प्रोडक्शन में कोई कमी होती है या प्रोडक्शन खराब होता है या फसल खराब होती है, तो इसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती है। दूसरी बात, इन्होंने क्या किया है कि जब भी गेहूँ पैदा होता है, ये बाज़ार जाते हैं, बेचते हैं और जितना भी पैसा आता है, उस पैसे को ये खर्च कर देते हैं। ठीक है? जितना भी पैसा है खर्च कर दिया, निवेश नहीं किया, इनकम के कोई दूसरे रास्ते नहीं ढूँढे और पूरी डिपेंडेंसी अभी तक इस गेहूँ के ऊपर ही बनी हुई है। और अगर फसल खराब हो जाती है या भाव कम मिलता है गेहूँ का, तो इनके पास दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं होगा। मतलब संकट खड़ा है, खड़ा ही रहेगा। अब एक बार क्या हुआ, इनको थोड़ा-सा नुकसान हो गया। अब नुकसान हुआ तो इन्होंने अपने ये जो 2 बैल थे, ये बेच दिए। मतलब फसल चौपट हो गई थी, पैसा नहीं था, पैसा कहीं से तो लाना था तो उन्होंने अपने बैल बेच दिए। फिर अगले साल जैसे-तैसे किराए पर लेकर खेती हुई और खेती करके फिर से गेहूँ उगाए। और जब ये संकट में था, तो वो जो शहर का व्यापारी है जिसको ये माल बेचता है मतलब गेहूँ बेचता है, उन्होंने कहा कि भाई उधार ले लो, मैं उधार दे देता हूँ। इन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि ये इसकी आदत जानता था। ये क्या करता है, उधार पैसे देता है और उसके बदले मोटा ब्याज कमाता है। ब्याज कमाता है और ये कर्ज़ा कभी ख़त्म ही नहीं होता और इसके चलते कभी-कभी कई किसानों ने तो ज़मीन भी बेच दी है। ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेता है ये। तो इन्होंने कहा नहीं, अब इस बात का इनको लग गया बुरा। इन्होंने सोचा अगले साल जब फसल बेचने आएगा तो लूँगा ही नहीं और हुआ भी ऐसा ही कि इसने किसान ने जैसे-तैसे खेती की, किराए पर बैल लेकर खेती की, गेहूँ उगाए और जब इनके पास गया मतलब व्यापारी के पास गया, तो व्यापारी ने माल नहीं खरीदा और बाकी व्यापारियों को भी माल न खरीदने के लिए मना लिया, किसी तरह से चेतावनी देकर या डरा-धमकाकर या लाभ का लालच दिखाकर किसी भी तरह से इन्होंने दूसरे लोगों को भी सैंक्शन लगवा दिए इनके खिलाफ एक तरीके से। अब इनका माल बिकेगा नहीं तो इनको नुकसान हो जाएगा, इनके पास पैसा नहीं आएगा और फिर से एक आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा खाने का, पीने का और अपनी ज़रूरत की दूसरी चीज़ों का। अब इस पूरी कहानी में एक काम कीजिए, ये जो किसान हैं, ये है वेनेजुएला और ये गेहूँ नहीं है, ये है पेट्रोलियम। कैसे? जब हम वेनेजुएला वाली कहानी पढ़ेंगे तब ये सारी कहानी, ये वाली स्थिति समझ में आएगी क्योंकि पूरी कहानी में
वेनेजुएला की कहानी में और इनकी कहानी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। कुछ इसी तरह की स्थिति वेनेजुएला की भी है। दूसरी स्थिति, जब ये जो अंग्रेज हैं ये भारत आए, और भारत आए तो इन्होंने यहाँ के राजाओं से व्यापार करने की परमिशन मांगी। राजाओं ने परमिशन दे भी दी। अब या तो रिक्वेस्ट की इन्होंने, या फिर लालच दिए, या फिर अच्छे रिलेशंस बनाए, और किसी भी तरह से इन्हें परमिशन मिली और इन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे व्यापार बढ़ा वैसे वैसे इनका लालच भी बढ़ता चला गया। ये पहले कुछ टैक्स देते थे राजाओं को, और जैसे जैसे व्यापार बढ़ा वैसे वैसे टैक्स की रकम भी बढ़ती चली गई। अब इन्होंने सोचा, मतलब जितने भी यूरोपियंस थे उन्होंने सभी ने सोचा कि यार किसी भी तरह से एक तो टैक्स कम हो जाए या टैक्स माफ हो जाए, कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे टैक्स देना ही ना पड़े। जो राजा इसके लिए मान गए, मतलब इन्हें या तो टैक्स मुक्त कर दिया, टैक्स कम कर दिया, वे तो ठीक था। लेकिन जो राजा नहीं माने उनके खिलाफ इन्होंने युद्ध किया। युद्ध में इनको हराया, और हरा कर इनको रिप्लेस करके एक ऐसे आदमी को राजा बनाया जो इनकी हर बात को मानता था। इन्होंने कहा टैक्स कम कर दो, टैक्स कम कर दिए। इन्होंने कहा ज़मीन दे दो, ज़मीन दे दी। इन्होंने कहा पैसे चाहिए, पैसे दे दिए। मतलब एक पपेट को राजा बनाया, एक कठपुतली बनाया, और उसको गद्दी पर बिठा दिया और अपनी सारी ज़रूरतें उससे मनवाते रहे। तो ये जो राजा बदलने वाली बात है, मतलब एक ऐसे आदमी को राजा बनाना है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसके लिए इन्होंने हर संभव प्रयास किया और कई राज्यों में इस तरह से व्यवस्था परिवर्तन की, जैसे बंगाल में, जैसे मैसूर में। अब इस तरह की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी होती है, बस उसका स्वरूप अलग होता है। अब इस स्थिति को हम इसलिए समझ रहे हैं, इस कहानी को इसलिए समझ रहे हैं, क्योंकि वेनेजुएला के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। वेनेजुएला के मामले में ये जो राजा बदलने वाला आदमी है, कोशिश करता रहता है, वो है यूएसए, और ये जो आदमी है वो है वेनेजुएला। अब ये वाली जो कहानी है वो वेनेजुएला से कैसे मिलती जुलती है, ये भी हम तब देखेंगे जब हम वेनेजुएला की कहानी देखेंगे। तीसरी कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब ये जो कंपनी है, अंग्रेजों वाली कंपनी, ये भारत में ज़्यादा सक्सेसफुल रही। भारत में इन्होंने बड़े पैमाने पर राज्यों पर कब्जा किया, अपने राज्य में मिलाया, और ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है ये इसकी तुलना में सफल नहीं रही। अब इसका एक कारण बताया जाता है कि ये जो कंपनी थी ये प्राइवेट कंपनी थी, और ये वाली जो कंपनी थी सरकारी कंपनी थी। इसके लिए सारी परमिशंस लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता था? सरकार के पास। लंबी प्रक्रिया लगती थी। ये वैसे ही काम करती थी जैसे आज की सरकारी ऑफिस काम करते हैं, और ये वैसे ही काम करती थी जैसे आज की प्राइवेट कंपनीज काम करती हैं। क्योंकि यहाँ पर लोग अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे थे, इसलिए मेहनत करते थे, और इसमें मेहनत उतनी ही होती थी जितनी कि सैलरी के लिए ज़रूरी थी। अब इसी तरह की स्थिति वेनेजुएला में भी है, क्योंकि वेनेजुएला में जो तेल की कंपनियाँ हैं, जब सरकार ने इन पर बड़े पैमाने पर नियंत्रण किया, इनकी एफिशिएंसी खत्म हुई, कंपनियों की एफिशिएंसी खत्म हुई, और इसका असर सीधे तौर पर प्रोडक्शन पर और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। ये वाली कहानी है यूएई की। ये है यूएई। पहले यूएई में खास कुछ नहीं था, मतलब यूएई की अर्थव्यवस्था कुछ छोटे-मोटे व्यापार पर, मछली पकड़ने पर, मोती खनन पर, इन सभी चीज़ों पर डिपेंड थे। लेकिन यहाँ पर जब तेल की खोज हुई 1950-60 के दशक में, उसके बाद यहाँ की अर्थव्यवस्था बदल ही गई, पूरी अर्थव्यवस्था बदल गई। डेवलपमेंट हुआ बड़े पैमाने पर, यहाँ पर समृद्धि आई, पैसा आया, इन्होंने दुनिया के अग्रणी देशों में अपना नाम बनाया। लेकिन यहाँ के जो शासक थे काफ़ी दूरदर्शी थे, काफ़ी होशियार थे, और उन्होंने अपनी पूरी डिपेंडेंसी सिर्फ एक चीज़ पे न रखकर कई चीज़ों को इसमें अपनी अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफ़ाइड किया। अलग-अलग सेक्टर में, अलग-अलग क्षेत्रों में इन्होंने निवेश किया, और अब इन्होंने पर्यटन में, उद्योगों में, टेक्नोलॉजी में, रियल एस्टेट में, सभी जगह पर एक अच्छी पहचान बनाई है। पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ एक चीज़ पर, यानी तेल पर डिपेंड नहीं है। और ये जो काम है ये जो यूएई ने किया है वो वेनेजुएला नहीं कर पाया, क्योंकि वेनेजुएला की पूरी अर्थव्यवस्था लगभग सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड थी, और वो था तेल। अगली कहानी है पेट्रोल और डीजल की, मतलब कैसे इनका इलेक्शन में उपयोग किया जाता है। इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये जो नारा है वो बता रहा है कि पेट्रोल डीजल का भाव और महंगाई आम जनता के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और कभी-कभी इतनी छोटी चीज़ें भी, मतलब वैसे तो छोटी नहीं है, पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, पूरे विश्व को प्रभावित कर देती है पेट्रोल डीजल की कीमतें। तो ये कीमतें न केवल पूरे विश्व को, देशों की अर्थव्यवस्थाओं को, बड़ी-बड़ी कंपनियों को, बल्कि आम घरों को भी प्रभावित करती है, और इनका उपयोग इलेक्शन में किया जाता है। इलेक्शन में मुद्दों को
इस तरह से उठाया जाता है महंगाई के मुद्दों को, पेट्रोल के मुद्दों को, कि जनता को पोलराइज़ किया जा सके, जनता से वोट लिया जा सके। और अक्सर हमने देखा है कि महंगाई के मुद्दे पर पेट्रोल और डीज़ल के भावों को मुद्दा बनाकर सरकारें बदली है और विपक्ष ने सरकार बनाई है, दूसरी पार्टियों की सरकारें बनी हैं। अगली कहानी है सद्दाम हुसैन की। सद्दाम हुसैन 1979 से लेकर 2003 तक इराक के राष्ट्रपति रहे। इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे, वे यूएसएसआर के ज़्यादा करीब थे और यूएस ने इन्हें काउंटर करने के लिए सद्दाम हुसैन के साथ मित्रता की, सद्दाम हुसैन को मदद की और इन्होंने यूएसए की मदद से पुरानी सरकार को बदलने की कोशिश की और आगे चलकर राष्ट्रपति भी बने। जब तक यूएसए की शर्तों को ये पूरा करते रहें, मतलब यूएसए का सबसे बड़ा यहाँ पर हित था, मतलब हित तो कई थे, लेकिन एक हित था ऑयल, सस्ता तेल। अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए, अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए इन्हें तेल चाहिए था। और जब तक यूएसए तेल की कीमतों पर नियंत्रण रखता रहा, जब तक यूएसए सद्दाम हुसैन से अपनी ज़रूरतें पूरी करता रहा, तब तक इनकी मित्रता रही। लेकिन जब सद्दाम हुसैन की यूएसए से असहमतियाँ होने लगी, ये अपने एजेंडे पर काम करने लगे, तब यूएसएसआर ने इनके खिलाफ कार्रवाई की और अंततः इन्हें फांसी हो गई। इस पूरी कहानी का मतलब ये है कि यूएस अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, ज़रूरत पड़ने पर मदद भी कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर मार भी सकता है। अब जब भी यूएस अपनी शर्तों को मनवाने की कोशिश करता है और यदि कोई देश शर्तों को नहीं मानता है, तो यूएस अक्सर उन पर या तो टैरिफ लगाता है या फिर सैंक्शन लगा देता है। ऐसे ही टैरिफ जैसे अभी 50% का टैरिफ जो भारत के ऊपर लगाया है, क्योंकि अमेरिका भारत से एक तो ट्रेड डील करना चाहता है, क्योंकि भारत काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे में है। दूसरी बात, अमेरिका रूस से तेल नहीं खरीदने का दबाव बना रहा है और इसके लिए टैरिफ लगा है। मतलब सीधी सी बात है, जब भी अमेरिका को किसी देश के ऊपर कार्रवाई करनी होती है, तो टैरिफ लगाता है, सैंक्शन लगाता है या सीधे युद्ध कर देता है। अब ये जो सारी कहानियाँ हैं, ये कहीं न कहीं वेनेज़ुएला की कहानी में हमें दिखाई देंगी, या तो कारणों में या प्रभाव में, कहीं न कहीं हमें इनकी झलक दिखाई देती है। अब ये जो है, ये है वेनेज़ुएला देश। वेनेज़ुएला देश में एक ये प्रमुख नदी है, ओरिनोको नदी। इस नदी की घाटी में काफ़ी ज़्यादा तेल के भंडार हैं, ठीक? ओरिनोको नदी, ये ओरिनोको प्लेन मैदानी इलाका है और ये है कैराकास, यहाँ की राजधानी। एक तरफ गुयाना है, पूरब में ब्राज़ील है, इधर कोलंबिया है और नॉर्थ में कैरेबियन सी, कैरेबियन सागर। और वेनेजुएला के इस हिस्से में है ये मराकाइबो लेक और यहाँ पर भी कुछ तेल के भंडार हैं मराकाइबो लेक के पास, ठीक? आगे है ये जो इलाका है, ये जो बेल्ट है मराकाइबो बेल्ट है और यहाँ पर तेल के भंडार हैं। इस मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं। ये पाइपलाइंस हैं और ये रिफाइनरीज हैं और ये ऑयल रिजर्व्स हैं। अब वेनेजुएला की जो पूरी समस्या है, हमें इन ग्राफ्स में दिखाई देगी, साफ-साफ पता चलेगा। इन आंकड़ों को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि समस्या आखिर है क्या। इन ग्राफ को देखकर, इन ग्राफ को समझकर हम वेनेजुएला की पूरी समस्या को समझ सकते हैं। ये वाला जो ग्राफ है वो है वेनेजुएला में ऑयल के प्रोडक्शन के बारे में। ऑयल के प्रोडक्शन के बारे में इस ग्राफ में यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि जब से, मतलब वैसे तो खोज लगभग 1914 से लेकर 1922 के बीच में वेनेजुएला में तेल की खोज हुई थी। तब से लेकर 1970 के दशक तक तो प्रोडक्शन बढ़ ही रहा था। लेकिन यहाँ से लेकर ये लगभग 2000 1998 के बीच में एक गड्ढा दिखाई देता है हमको। प्रोडक्शन काफ़ी कम है पहले की तुलना में। अब प्रोडक्शन कम है तो इसका नुकसान कहीं न कहीं तो हुआ ही होगा। एक चीज़, एक तो यहाँ पर इस पीरियड में प्रोडक्शन कम है और फिर यहाँ से प्रोडक्शन बढ़ना शुरू होता है और फिर एक बार फिर से प्रोडक्शन गिरता है। फिर से प्रोडक्शन बढ़ना शुरू होता है और यहाँ से बहुत ज़्यादा गड्ढा है ये आखिरी में। 2014 के बाद एक बड़ा गड्ढा दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत ग्राफ काफ़ी नीचे जा रहा है, तो प्रोडक्शन इसका मतलब है कि कम है, ठीक? एक ये गैप है, मतलब एक ये गड्ढा है, यहाँ पर प्रोडक्शन कम है और दूसरा यहाँ पर शार्पली प्रोडक्शन गिरा हुआ है, प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा कम है। एक चीज़, प्रोडक्शन कम है। दूसरा ये जो है, ये वाला ग्राफ है वेनेजुएला में पेट्रोलियम के एक्सपोर्ट को लेकर। यहाँ तक
लगभग 80 के दशक से लेकर 1980 के बाद से 1998 के बीच में यहाँ पर पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट भी कम हुआ है। ये वही वाला पीरियड है जहाँ पर प्रोडक्शन कम हुआ है, यहाँ पर एक्सपोर्ट कम हुआ है। फिर ये है वेनेजुएला की जीडीपी के आंकड़े। ये जो 1980-81 है, वहाँ से लेकर 1998-99 तक जीडीपी की ग्रोथ या तो नेगेटिव है या बहुत ज़्यादा कम है, 0.5, 0.6 या फिर नेगेटिव में है। वही पीरियड है 1980 से लेकर 2000 का बीच का, ये भी 1980 से लेकर 2000 के बीच का, और यहाँ पर भी 1980 से लेकर 2000 के बीच का है। अगला ग्राफ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर ऑयल के प्राइस का। अब यहाँ पर ये जो ग्राफ है, पहले ऑयल के रेट कम थे। 1972 में लगभग $3.5 पर बैरल था। उसके बाद 1981 में $38 पर बैरल ऑयल का रेट हो गया। इसके बाद 1986 में लगभग $10 पर बैरल हुआ। अब यहाँ पर 38 था, यहाँ से इतना गिरकर 1986 में $10 पर बैरल हो गया। 1998 आते आते 12 रहा। मतलब वही 1980 से लेकर 2000 के बीच में यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भाव गिरे हुए हैं ऑयल के। यहाँ पर इंटरनेशनल प्राइस है कम उसी पीरियड में, यहाँ पर प्रोडक्शन कम है, यहाँ पर एक्सपोर्ट कम है, और यहाँ पर जीडीपी कम है। अब एक बात साफ दिखाई देती है वेनेजुएला की समस्या में, ये पूरी अर्थव्यवस्था, चूंकि पूरी अर्थव्यवस्था ऑयल पर डिपेंड है, इसलिए जब जब ऑयल के रेट गिरे वेनेजुएला की जीडीपी भी गिरी। मतलब एक्सपोर्ट भी गिरा है तब भी जीडीपी गिरेगी, प्रोडक्शन गिरा है तो भी जीडीपी गिरेगी। मतलब ऑयल से जुड़ी हुई है पूरी अर्थव्यवस्था वेनेजुएला की। ठीक, अब फिर से एक बार फिर से आते हैं, यहाँ पर देखते हैं राजनीतिक स्थिति क्या है इस दौरान। इस मैप में हम देखते हैं कि यहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। तो इस मैप से नहीं दिखाई देगा, लेकिन इस मैप का यूज करके हम समझने की कोशिश जरूर करेंगे। तो यहाँ पर लगभग 1998 में एक यहाँ के राष्ट्रपति बने ह्यूगो चावेज। ह्यूगो चावेज है या ह्यूगो चावेज है, जो भी है प्रोनाउंसिएशन, तो यहाँ के राष्ट्रपति बने। इससे पहले यहाँ पर जो सरकार थी वो कैपिटलिस्ट सरकार थी, और बड़े पैमाने पर तेल की कंपनियां थी, और जो कि प्राइवेट कंपनियां थी। बड़े पैमाने पर तेल का प्रोडक्शन हो रहा था। बढ़ी हुई कीमतों का फायदा इन कैपिटलिस्ट कंपनियों को मिला, इन सरकारों को मिला, लेकिन इसका फायदा आम लोगों को नहीं मिला। मतलब तेल के ये जो भाव बढ़े हैं, यहाँ पे ये वाला जो ग्राफ है वो है किसका, प्रोडक्शन का। तो प्रोडक्शन भी बढ़ा है इस दौरान 1970 तक, और यहाँ तक तेल के भाव भी बढ़े हैं। मतलब फायदा मिल रहा है कंपनियों को, ऑयल कंपनियों को। लेकिन फिर भाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरने लगे, प्रोडक्शन भी गिरने लगा, और इसका नुकसान हुआ देश की अर्थव्यवस्था को, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था ऑयल पर डिपेंड थी। जनता में क्राइसिस होने लगा, जनता में हाहाकार मचने लगा, जनता विरोध करने लगी, और उसमें एक नेता उभर कर आया, और जो कि आगे चलकर 1998 में इस पूरे क्राइसिस का, इस अंतर्राष्ट्रीय भाव गिरने का, प्रोडक्शन गिरने का और अर्थव्यवस्था डगमगाने का उसका लाभ मिला। एक आक्रोश के रूप में बाहर आई ये पूरा विरोध, और उसका लाभ मिला ह्यूगो चावेज को। ह्यूगो चावेज 1998 में राष्ट्रपति बने। अब चूंकि पुरानी सरकारें कैपिटलिस्ट थी, पुरानी सरकारें पूंजीवादी थी, उनके खिलाफ इन्होंने संघर्ष करके सत्ता हासिल की। तो ये समाजवादी थे, समाजवादी या साम्यवादी कहें। अब इनके राष्ट्रपति बनने के बाद 1998 में लगभग ऑयल के भाव बढ़ना शुरू हुए, ऑयल रेट्स बढ़े, और इन्होंने जितना भी पैसा कमाया, सरकार ने जितना भी टैक्स इकट्ठा किया या सरकार को जितना भी लाभ मिला, ये पैसा जनता में, जैसे मुफ्त खाद्यान्न बांटने में, सरकारी योजनाएं चलाने में सारा पैसा खर्च हो गया। और फिर चूंकि ये समाजवादी नेता थे, तो इन्होंने तेल कंपनियों पर सरकारी नियंत्रण भी कर लिया, और सरकारी नियंत्रण होने से इनकी एफिशिएंसी कम हुई और कई समस्याएं खड़ी हुई, जैसे कि कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया, और जब कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया तो उन्हें नौकरी से हटा दिया गया, और इससे कंपनियों में काम करने के लिए कुशल कर्मचारियों की कमी हो गई। और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाव ज़्यादा थे,
उस समय इनका प्रोडक्शन गिर रहा था और इसका फ़ायदा देश को नहीं मिला, इसका फ़ायदा अर्थव्यवस्था को नहीं मिला। और फिर 2012 में ह्यूगो चावेज़ बीमार पड़े, कैंसर के कारण उनकी मौत हो गई और उनकी जगह पर उनकी सरकार में जो विदेश मंत्री थे निकोलस मादुरो, वे राष्ट्रपति का चुनाव लड़े और एक मामूली से अंतर से जीत गए। अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे जब तक यहाँ पर कैपिटलिस्ट सरकारें थी, तब तक निजी कंपनियों को फ़ायदा हो रहा था, तब तक अमेरिका के साथ व्यापार संबंध काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। चूँकि यहाँ पर जो ऑयल है, वो ऑयल बाकी जगहों पर जो ऑयल है उसकी तुलना में ज़्यादा गाढ़ा है और बाकी जगह ऑयल पतला है। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि वेनेजुएला में जो ऑयल है उसको निकालने की लागत ज़्यादा है और बाकी जगह पर जैसे कि सऊदी अरब में वहाँ पर लागत कम है। इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है। इसके लिए इन्हें रिफाइनरीज चाहिए थी यूएसए की और यूएसए को तेल चाहिए था वेनेजुएला से। वेनेजुएला को रिफाइनरीज चाहिए थी और यूएसए को तेल चाहिए था और इस तरह से इनकी अर्थव्यवस्था, इनका व्यापार बढ़िया चल रहा था। लेकिन यहाँ पर जब समाजवादी सरकारें आई तो यहाँ पर एक तो विचारधारा का अंतर है, क्योंकि यूएसए एक कैपिटलिस्ट कंट्री है और वेनेजुएला में सरकारें आ गई समाजवादी। अब यूएसए हमेशा से यहाँ पर पॉलिसी मेकिंग को प्रभावित करना चाहता था, क्योंकि उसे एक तो सस्ता तेल चाहिए, अपनी घरेलू कंपनियों को इसे फ़ायदा पहुंचाना है। दूसरा, अपना जो घरेलू उद्योग है, मतलब यहाँ पर भी यूएसए में भी कुछ शेल ऑयल है और उस सेक्टर को वेनेजुएला से खतरा हो सकता है। अगर वेनेजुएला बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करता है, दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है, तब अमेरिका को नुकसान हो सकता है, तो उसे भी नियंत्रित करना चाहता है यूएसए। तीसरी बात, यदि वेनेजुएला तेल का प्रोडक्शन करता है, एक्सपोर्ट करता है, दूसरी कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट करता है, तो मार्केट में ऑयल की सप्लाई बढ़ेगी, भाव गिरेंगे और जैसे भारत, चीन, रूस जैसे देशों को भी सस्ता तेल मिलेगा और उनकी अर्थव्यवस्थाएं भी तेजी से गति करेंगी, तेजी से वृद्धि करेंगी। क्योंकि यूएसए को हमेशा से जहां पर सस्ता ऑयल मिला है, यूएसए ने इसका फायदा लेने की कोशिश की है। तो ये सारे कारण हैं जिससे यूएसए वेनेजुएला में हस्तक्षेप करता है, वेनेजुएला की सरकार को प्रभावित करने की कोशिश करता है। लेकिन जब यहाँ की सरकारों ने अमेरिका के साथ कोऑपरेट नहीं किया, अमेरिका के हितों को पूरा नहीं किया, तो इन्होंने इनके ऊपर सैंक्शन लगाए और जब सैंक्शन लगाए, यानी ये वेनेजुएला दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकता, दूसरे देश वेनेजुएला के साथ व्यापार नहीं कर सकते और ऐसे में प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, काफ़ी ज़्यादा गिरा। और जैसे हम शुरू से बात कर रहे हैं कि वेनेजुएला की पूरी अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर है और चूंकि तेल पर निर्भर है, इसलिए प्रोडक्शन में कमी आई, एक्सपोर्ट में कमी आई और अर्थव्यवस्था डगमगा गई। क्योंकि लोगों के पास अब अपने भरण पोषण के लिए भी पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, काम नहीं है, इसलिए लोग बड़े पैमाने पर पलायन कर रहे हैं, अपराध का सहारा ले रहे हैं और इसी बात का बहाना करते हुए, इसी बात का बहाना लेते हुए यूएसए वेनेजुएला के अंदर कार्रवाई कर रहा है, सैन्य कार्रवाई करने की धमकी दे रहा है, युद्ध करने की धमकी दे रहा है। क्योंकि अब चूंकि अगर ड्रग्स ही दिक्कत है, ड्रग्स की ही समस्या है, तो मध्य अमेरिका की दूसरे देशों में भी, मध्य अमेरिका की दूसरी कंट्रीज़ भी बड़े पैमाने पर इस काम में लगी हुई हैं। मतलब यहाँ पर बड़े पैमाने पर ये धंधे होते हैं, ड्रग कार्टेल हैं, इस तरह के तस्करियाँ होती हैं। और यदि यहाँ पर लोकतंत्र की समस्या है, यदि डिक्टेटरशिप की समस्या है, तो चाइना में भी इस तरह की समस्या है। जबकि ये चाइना के साथ तो यूएसए व्यापार कर रहा है, ट्रेड डील कर रहा है, सौदेबाजी कर रहा है। तो यहाँ पर समस्या, एक तो बहाना, मतलब जो समस्या बताई जा रही है वो ड्रग्स की है, वो यहाँ पर लोकतंत्र की है, यहाँ पर कुप्रशासन की है। और जबकि दूसरी तरफ असली हित क्या है? असली हित है ऑयल, सिर्फ और सिर्फ ऑयल। यही कारण है कि ये सारी समस्याएं वेनेजुएला में खड़ी हैं। वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में एक देश है, अमेरिका के दक्षिण अमेरिका के उत्तरी हिस्से में एक देश है और इसकी राजधानी है कराकास। इसका आधिकारिक नाम है बोलिवेरियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला। पड़ोसी देशों में हमने देखा था मैप पर, गुयाना है, ब्राज़ील है, कोलंबिया है और उत्तर में कैरिबियन सागर है। प्रमुख नदी ओरिनोको नदी है। ओरिनोको बेसिन में ही तेल के भंडार भी हैं। प्रमुख पर्वतमाला, मतलब एंडीज जो पर्वतमाला है, ये जो साउथ अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर है, वो यहाँ तक भी आ जाती है। जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु, क्योंकि भूमध्य रेखा के काफ़ी पास में है। यहाँ की जनसंख्या है लगभग 3 करोड़
लेकिन लगातार पलायन हो रहा है, सबसे बड़ी समस्या है, और जनसंख्या यहाँ पर घट रही है। और आधिकारिक भाषा है स्पेनिश, और अधिकांश लोग क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं। अधिकांश आबादी का हिस्सा इन उत्तरी इलाकों में रहता है। ये जो इलाका है वो दलदली है, पहाड़ी है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या नहीं है। पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो तेल पर आधारित है। सबसे बड़ा तेल का भंडार वाला देश है, ओपेक कंट्री का सदस्य है, मुद्रा है बोलीवर, और हाइपर इन्फ्लेशन जैसी समस्याएं, जैसे कि हमने बात की थी, जब क्राइसिस आया, मतलब कि जब सैंक्शन लगे, ऑयल एक्सपोर्ट बंद हुआ, और ऑयल एक्सपोर्ट बंद होने से अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा, तो इसे दूर करने के लिए यहाँ पर बड़ी मात्रा में नोट छापे गए तो इससे हाइपर इन्फ्लेशन हुआ। बेरोजगारी और उच्च गरीबी जैसी समस्याएं यहाँ पर बड़े पैमाने पर हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था में ऑयल बहुत ज़्यादा है लेकिन जीडीपी बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि यहाँ पर सैंक्शन लगे हुए हैं, क्योंकि अमेरिका जैसा प्रभावशाली देश, अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था की नज़र इस ऑयल पर है, इस देश पर है, और ऊर्जा के भंडार यहाँ पर सऊदी अरब से भी ज़्यादा हैं। और यहाँ की सरकारी कंपनी, राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी तेल का उत्पादन करती है, और इस देश की 90% से ज़्यादा आय जो है वो तेल से ही होती है। शासन प्रणाली प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक, यानी कि प्रेसिडेंट सबसे बड़े प्रमुख है, सरकार के प्रमुख भी है, देश के प्रमुख भी है, और इनका चुनाव होता है। तो ये शासन प्रणाली है। निकोलस मादुरो राष्ट्रपति हैं, और इनसे पहले यूगो चावेज थे, जो कि इनके पूर्वाधिकारी थे, जो राष्ट्रपति थे, और सबसे लोकप्रिय नेता थे पूरे देश के। अभी मादुरो पर आरोप है, एक तो तानाशाही का, चुनावी धांधली का, मानवाधिकारों के उल्लंघन का, और वित्तीय कुप्रबंधन का। इसको लेकर देश में भी विरोध प्रदर्शन होते हैं, देश में भी इनका विरोध होता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनकी छवि एक तानाशाह की बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके चाइना और रसिया के साथ काफी मजबूत संबंध है, क्यूबा के साथ मजबूत संबंध है, क्योंकि ये देश एक विचारधारा वाले हैं। लगभग तीनों ही देश साम्यवादी विचारधारा, लेफ्ट विंग या समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। यूएस के साथ तनावपूर्ण संबंध है, यूएस ने प्रतिबंध लगाकर रखा है। यही कारण है कि अर्थव्यवस्था, यहाँ की वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है। लाखों लोग पलायन करने को मजबूर हैं, और ये पलायन करके जाते हैं कोलंबिया, ब्राजील, यूएस, पेरू। प्रमुख खेलों में फुटबॉल, बेसबॉल है, और सौंदर्य प्रतियोगिताओं की काफी लंबी परंपरा है यहाँ पर। जैव विविधता समृद्ध देश है, सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले देशों में से एक है। दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल यहाँ पर है, गुयाना वाले साइड में है। वेनेजुएला बड़े बड़े देशों की प्रतिस्पर्धा का भी शिकार हो गया है, क्योंकि यूएस को भी तेल चाहिए, और रसिया और चाइना में भी इस दौरान वेनेजुएला में काफ़ी बड़े पैमाने पर निवेश किया है। सबसे लास्ट में एमसीक्यू देखते हैं, तो एमसीक्यू में सबसे पहला सवाल है कि वेनेजुएला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि वेनेजुएला में दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। ओपेक का सदस्य भी है। यह यूरोपीय महाद्वीप में है? नहीं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से वेनेजुएला संकट के कारणों में से एक है? तो हाइपर इन्फ्लेशन संकट का कारण है, तेल की कीमतों में गिरावट है, भ्रष्टाचार कुप्रबंधन बिल्कुल है। तीसरी चीज, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेनेजुएला की राजधानी है बोगोता? जी नहीं, कराकास है। और वेनेजुएला की आधिकारिक भाषा स्पेनिश है? बिल्कुल सही बात है। चौथा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से वेनेजुएला के प्रमुख व्यापारिक साझेदार हैं? रसिया, चाइना, क्यूबा? बिल्कुल सही बात है। पांचवा सवाल है कि वेनेजुएला के शरणार्थी संकट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन चुने। दुनिया का सबसे बड़ा गैर युद्ध शरणार्थी संकट माना जाता है? जी बिल्कुल सही बात है। चूंकि युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर पलायन होता है, जैसे कि गजा में है, लेकिन यहाँ पर युद्ध नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ की अर्थव्यवस्था की स्थिति यहाँ के संकट का कारण है, और अधिकांश वेनेजुएलन्स कोलंबिया और यूएसए की ओर पलायन कर रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है वेनेजुएला से पलायन का मुख्य कारण प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं नहीं है, ये अर्थव्यवस्था की आपदा है। इसके बाद हमने देखा था कि पूरी अर्थव्यवस्था वेनेजुएला की सिर्फ एक चीज पर डिपेंड थी, उसके बाद इस पर सैंक्शन लगे। सैंक्शन के कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था यानी कि ऑयल की बिक्री बंद हो गई, और चूंकि पूरी अर्थव्यवस्था 100% लगभग 90% ऑयल पर डिपेंड थी, इसके लिए यहाँ की अर्थव्यवस्था में गिरावट आई, गरीबी देखी लोगों ने, बड़े पैमाने पर पलायन हो चुका है। दूसरी बात, अमेरिका यहाँ पर डिक्टेटरशिप का आरोप लगाकर मादुरो की सरकार को बदलने की कोशिश कर रहा है। वहाँ की खुफिया एजेंसियां वेनेजुएला के अंदर कार्रवाइयां करने की कोशिश कर रही है, विपक्ष के नेताओं को समर्थन दे रही है, और इस सरकार को गिराकर अपनी विचारधारा वाली सरकार को यहाँ पर नियुक्त करना चाहती है। वेनेजुएला की जो ऑयल कंपनियां हैं
चूँकि सारी कंपनियों पर जब ह्यूगो शावेज ने नियंत्रण कर लिया, उसके बाद इन कंपनियों की एफिशिएंसी गिरी, उसके बाद इन कंपनियों का मुनाफ़ा गिरा, उसके बाद इन कंपनियों की कार्यशैली प्रभावित हुई। चूँकि अर्थव्यवस्था सिर्फ़ एक चीज़ पर डिपेंड थी, यूएई की तरह डाइवर्सिफ़ाइड नहीं थी, इसलिए तेल पर सैंक्शन लगने से, तेल की कीमतों में गिरावट से वेनेज़ुएला को नुकसान झेलना पड़ा। ऑयल की कीमतों के कारण पुरानी सरकारें गिरी, ऑयल की कीमतों के कारण इस वेनेज़ुएला की खुद अर्थव्यवस्था खतरे में है, इसलिए और महँगाई चरम पर है। महँगाई के कारण निकोलस मादुरो के खिलाफ भी देश के अंदर भी विरोध हो रहे हैं, देश के अंदर भी चुनौतियाँ उस सरकार को मिल रही हैं। और रही बात यूएसए की, तो यूएसए को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना फ़ायदा चाहिए, यूएसए को सिर्फ़ और सिर्फ़ सस्ता ऑयल चाहिए। और जब वेनेज़ुएला की सरकार यूएसए के मन मुताबिक काम नहीं करती है, तो उसके ऊपर सैंक्शन लगाए गए हैं, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए हैं। यूएसए ने 2006 में सैंक्शन लगाए, 2006 में सैंक्शन लगाए, 2014 में लगाए, 2015 में लगाए, 2015 में फिर से लगाए, 2017 में लगाए और उसके बाद से वेनेज़ुएला की अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई। 2006 में जब सैंक्शन लगाए थे, तब ये आरोप लगाया था कि ये नारकोटिक्स पर, ये ड्रग्स की तस्करी पर सहयोग नहीं कर रहा है। उसके बाद ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर प्रतिबंध लगाए। चूँकि निकोलस मादुरो की सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और उन्हें दबाने के लिए इस तरह की कठोर कार्रवाइयाँ की गई थी और फिर 2014 में सैंक्शन लगाए थे। 2015 में अमेरिका ने नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट मानकर वेनेज़ुएला पर प्रतिबंध लगाए। 2015 में एक बार फिर से ह्यूमन राइट्स को लेकर और पब्लिक करप्शन को लेकर सैंक्शन लगाए और 2017 में ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में पेट्रोलियम, गोल्ड, माइनिंग और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में, इंडस्ट्रीज में सैंक्शन लगाए थे। तो ये पूरी कहानी थी वेनेज़ुएला की। अगली बार फिर मिलेंगे।